नमस्ते सभी बच्चों को। कल हमने आपकी पाठ्यक्रम पुस्तिका उमंग पाठ बड़े भाई साहब उपवाचक लेसन में से प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बड़े भाई और छोटे भाई हॉस्टल में रहते हैं, तब उन्होंने क्या कहा था, बड़े भाई ने किस प्रकार छोटे भाई की जिम्मेदारी को निभाने के लिए और छोटे भाई को पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए उसने कैसा अपनी उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। और वो कैसे कहते हैं कि वो थोड़ा भी पढ़ाई में अगर समय पर नहीं पढ़ता तो कैसे उसे बार बार आकर उसे कैसे कैसे उदाहरण देकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब देखा कि उसका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो एक बार उसे ऐसा डांटा कि अगर तुम्हें पढ़ना ही न हो तो तुम गांव में जाओ, गुल्ली डंडा खेलो, मज़े के साथ रहो। इस तरह पढ़ाई से संबंधित जो पैसे खर्च कर हो रहे हैं अपने बाप दादाओं की कमाई का, गाड़ी कमाई यानी कितनी मेहनत से कमाया जाता है पैसा, इसका तुम्हें आभास नहीं है। इससे तो अच्छा है कि तुम गांव चले जाओ और मज़े के साथ अपनी उम्र गवा दो। इस तरह से बड़े भाई ने छोटे भाई को कहकर उसका अपना कर्तव्य क्या है वो समझाया। आगे क्या होता है देखिए, पेज नंबर 44 में सेकंड पैराग्राफ में आपके पास। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। लताड़ का अर्थ डांट। जब भैया ने ऐसा कहा, चले जाओ गांव को, तुम गुल्ली डंडा खेलो, गलियों में फिरो, लेकिन तुम्हारा फर्ज अपने बाप दादाओं की गाड़ी कमाई को ऐसे खर्च करने का नहीं है। क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये बात सुनकर दुख हुआ और इसीलिए उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। मुझे लगा कि जवाब ही क्या था, अब मैं कुछ बोल तो सकता नहीं। भाई साहब ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं अपना मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगाता था। मौका मिलते ही मैं खेलने में लग जाता था और भाई चाहते थे कि मैं अच्छा पढ़ लिख कर कुछ बनूं, तो उनकी जगह वो बिल्कुल सही थे। इसीलिए मेरे पास कोई जवाब ही क्या था। अपराध तो मैंने किया, मुझे समझ में आ गया, गलती तो मैं की। लताड़ कौन से है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, लेकिन भाई साहब उपदेश देने में बहुत निपुण थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि जो मेरे को उपदेश दे रहे हैं वो खुद एक ही क्लास में 2 बार 2 साल या 1 साल या 3 साल बिताते हैं। दूसरों को कहना कितना आसान होता है, लेकिन इसके प्रति छोटे भाई ने भाई का उद्देश्य को नहीं समझा। उद्देश्य की कला में, कला यानी भाषण देने में निपुण यानी होशियार होते। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना मुहावरा है, और ये मुहावरा मतलब सामने वाला ऐसी बात बोलता है कि आदमी पूरी तरह से टूट जाता है। तो भाई साहब ने भी मुझे इतनी ऐसी ऐसी बातें कही, ऐसी सूखती बाण यानी बोल के, उनके बोल ऐसे थे जो मेरे सीने में चुभ गए। ऐसे बाण उन्होंने चलाए और हिम्मत भी टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता, और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊँ। अब मुझे पता लग गया कि भाई साहब का इतना डांटना और उसके उपरांत मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं विद्या
अपने आप से मन में उत्पन्न होना चाहिए चाव, तभी हम कर सकते हैं। और मुझे लगा कि ये मेरे मेरे समझ के बाहर है। तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ क्यों ना घर चला जाओ। इतनी रोज़ बातें सुनता हूँ, मेहनत करने की शक्ति अब मुझ में है ही नहीं, मैंने पढ़ाई की शक्ति मुझ में है ही नहीं, तो मैं अपने आप क्यों यहाँ रहूँ और घर चला जाऊँ। जो काम मेरे बुद्धि के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूँ। मुझे मालूम है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो भी पढ़ने में ध्यान नहीं रहता है, याद करता हूँ तो भी याद नहीं रहता है। यानी ये काम मेरे शक्ति के बाहर है। तो जिस कार्य को मैं नहीं कर सकता हूँ उसमें समय लगाकर अपनी बेवकूफ़ी क्यों करूँ। इसीलिए उसे सोचा कि ज़िंदगी खराब क्यों करूँ, मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। लेकिन इतनी मेहनत से तो मुझे तो चक्कर आ जाता है। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूँगा, खूब जी लगाकर पढ़ूँगा। जी लगाकर पढ़ना ये भी मुहावरा है। ये क्रोध, ये भाई की बातों का असर घंटे 2 घंटे रहता है उसको। बस उस समय उसके मन में ऐसी ऐसी बातें आती है, क्यों सुनूं मैं भाई की बातें। और जब मुझे आता ही नहीं है तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ूं। जो काम मेरे से नहीं हो सकता है उसमें अपना मन क्यों लगाऊं। लेकिन थोड़ी देर के बाद में घंटे 2 घंटे के बाद ये निराशा के बादल, ये भाई की डांट का असर धीरे धीरे कम हो जाता और लगता नहीं भाई अपनी जगह सच है। जो निराशा आ गई थी मुझे भाई के प्रति और पढ़ाई के प्रति, वो वापस क्या हो गए, निकल गई। और अब मैंने इरादा कर लिया, मैंने निश्चय कर लिया कि आज के बाद से मैं खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। सच है इसमें, ये जो बोल रहे हैं भाई साहब, ये किसके लिए, मेरे लिए है। मेरी ज़िंदगी कुछ बनेगी यह सब जानकर 1-2 घंटे तक उसका क्रोध, भाई की कही हुई बातों का उसके ऊपर जो प्रभाव होता है उसके द्वारा उसको जो क्रोध आता है वो वापस स्नेह में बदल जाता है और निश्चय कर लेता है कि मैं खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। अब देखिए, जब हम लोग उस सही रास्ते पर आ जाते हैं तो चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, चटपट यानी एकदम इमीडिएटली उसने टाइम टेबल बना दिया, मुझे कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खेलना है, कब खाना है, कब सोना। समय सारणी के अनुसार उसने क्या किया, अपना टाइम टेबल बना लिया। बिना बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ। इसलिए मुझे क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है कि मुझे कब उठना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब सोना है, आदि आदि का। इसे मैं क्या बना लूँ, समय सारणी हिंदी में उसे कहते हैं। काम टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती है। अब देख रहा है, अरे मेरा टाइम टेबल ऐसा बना जिसमें खेलने का तो कोई टाइम ही नहीं निकल रहा। पर यह बात भी सच है कि बच्चों को पूरा दिन पढ़ने के साथ साथ जैसे पेट के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे दिमाग को संतुलित बनाए रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खेल भी आवश्यक है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया, पढ़ाई के लिए। तो उसने कहा ठीक है उसको करूँगी, लेकिन मेरे टाइम टेबल पर वो तो आया ही नहीं कि मैं कब, बिल्कुल टाइम ही नहीं निकला, सारा टाइम खत्म हो गया, 12-24 घंटे उसमें आ गए। तो प्रातःकाल 6 बजे उठना सबसे पहले का टाइम टेबल, हाथ मुंह धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब यानी गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास है ना हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल, फिर भोजन करना, स्कूल जाना, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर व्याकरण यानी आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय पर विश्राम, उसके बाद विश्राम। यानी इस पूरे टाइम टेबल में खेलने का एक भी टाइम नहीं आया। अब उसकी नज़र गई वहाँ पर, ऐसे बना लिया उसने पूरा
सवेरे से लेकर सवेरे का 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक उसके विविध कार्यक्रम बने और उसके बाद में आराम करना। लेकिन आप जब देखता है उसमें कि खेलने के लिए कोई समय ही नहीं बना इसमें, तो कैसे होगा। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। बहुत ही अच्छी बात है ये। टाइम टेबल तो बहुत जल्दी बन गया, बहुत आसानी से बन गया, लेकिन उस पर अमल करना यानी उस पर चलना, उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। टाइम टेबल सामने रखा है लेकिन हमने कहा 6 बजे उठे 7 बजे, यहाँ से हमारा गड़बड़ हो गया। जब तक अगर हमारे अंदर किसी नियम को फॉलो करने का समय नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा, तो हम कोई भी कितना भी टाइम टेबल बना लो, हम उसमें सफल नहीं हो सकते। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। अवहेलना है ना अपना। टाइम टेबल तो बना हुआ है, लिस्ट बड़ी सी, लेकिन उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं गया। मैं तो वही कि वही अपना काम, पढ़ने के लिए 1 घंटा और खेलने के लिए 4 घंटे, यहाँ से सभी गड़बड़ हो गया मामला। उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी से और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। उस मैदान में खेलते हुए बच्चों को देखता हूँ, उस मैदान की हरियाली को देखता हूँ, वॉलीबॉल कैसे खेला जाता है तेजी से फुर्ती से, और सभी ऐसे जो कबड्डी है, उछल कूद, दाव घात, जो भी खेल है, वो अनायास से मैं नहीं चाहते हुए भी मुझे क्या करती है, अरे कुछ बात नहीं है, चल थोड़ी देर खेल लेंगे। लेकिन वहाँ जब चला जाता हूँ तो अपना टाइम टेबल को मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। बस उस खेल में इतना मग्न हो जाता हूँ कि मुझे किसी दूसरे काम का कोई ध्यान नहीं रहता। वह जानलेवा टाइम टेबल, जानलेवा यानी फिर वो टाइम टेबल को देखता हूँ, ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरी जान ले लेगा। उसको देखते ही मुझे एक प्रकार का डर होता है। वह आँख फोड़ पुस्तकों को क्या कहा, पुस्तकों में आंखें गड़ा कर आंखें फूट जाती है, लेकिन उसके अक्षर, उसके शब्द के अर्थ, उनकी रचना कुछ मुझको समझ में नहीं आ जाती। आंखें पड़ जाती है लेकिन मेरे समझ से पूरा बाहर रहता है। किसी की याद नहीं रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता, और उसी समय भाई साहब अपनी नसीहत यानी अपना उपदेश देने को वहाँ पर आ ही जाते हैं। तो इससे मेरा सारा बना बनाया हुआ टाइम टेबल भी गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जब तक अपने अंतर मन से, अपने आप से उस कार्य के अंदर करने की स्फूर्ति नहीं आएंगी, किसी के मार से, काट से, किसी के डांटने से हम उस कार्य को नहीं कर सकते। और वो सोचा कि अब की बार टाइम टेबल के अनुसार काम करूँगा तो भाई साहब की मुझे डांट नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन बात वही की वही है, बस वो तो मेरे सामने भाई साहब को नसीहत मिल जाता और फजीयत मेरी होती, फजीयत यानी फजीती। तब मैं एकदम उनकी बातों को सुनने के लिए क्या हो जाता हूँ, नतमस्तक हो जाता हूँ। वो सोचता हूँ कि मैं आगे से ऐसी कोई गलती न करूँ ताकि भाई साहब को बोलने का मौका पड़े। लेकिन मेरे साथ उस खेल के बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ, और जैसे मैं खेलने में मग्न हो जाता हूँ तो बाकी का सब कुछ भूल जाता हूँ। तो भाई साहब अपनी नसीहत, अपना उपदेश देने आ जाते हैं, और उनका उपदेश सुनकर मेरी क्या फजीती होती है, मेरे अंतर मन में क्या होता है, ये तो मैं ही जानता हूँ। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे के इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनके साया से यानी उनकी परछाई से मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा और उनका कोई मुकाबला हो जाए, आमना सामना हो जाए, इसलिए उनके साये से भागता हूँ। हमेशा उनकी आंखों से दूर रहना है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मौका न हो कि भाई साहब और मेरा आमना सामना हो जाए, क्योंकि आमना सामना हो गए तो वही लेक्चर सुनना पड़ेगा, मुझे वही भाषण सुनना पड़ेगा। तो देखिए और
उसके बाद में घर में भी आता हूँ तो इतनी स्लो आवाज़ के अंदर पैर दबी आवाज़, यानी पैरों से होने वाली आवाज़, एहसास भी नहीं होता उनको, ऐसा मैं चलता हूँ। लेकिन न मालूम कैसे थे मेरे भाई साहब, कहीं न कहीं से तो वो मेरे आने की भनक उनको पड़ जाती थी। दबे पाँव आना, दबे पाँव यानी बहुत छुप के, बहुत खामोशी से, पता नहीं चलना किसी को भी, उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं सोचा भाई साहब सो गए होंगे, भाई साहब ने नहीं देखा। लेकिन जब उनकी नज़र और मेरी नज़र मिली तो मेरे प्राण सूख जाते हैं, मेरी सांस जाके वहाँ रुक जाती है। प्राण सूख जाना ये भी मुहावरा है। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती है। बस उनका सामना हुआ, ऐसा लगता कि ये नंगी तलवार मेरे ऊपर है, कब मेरे ऊपर गिरेंगी और मेरे गर्दन को काट देंगी। जिससे मैं बचने का पूरा प्रयास करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं भाई साहब के से बच नहीं सकता। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और गुटकियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। ये माया और ये बंधन, कौन सा बंधन था इनको? छोटे भाई को खेलने का, और वो भाई को कपट या धोखा करके वो कहीं न कहीं से रास्ता निकाल लेते थे। पर मालूम है कि विपत्ति है, इस पे मौत के बीच में खड़ा हूँ, लेकिन मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेल को कभी तिरस्कार यानी छोड़ नहीं सका। मुझे जब तक मैं नहीं खेलता तो मुझे चैन नहीं रह सकता। तिरस्कार का विलोम शब्द है सत्कार। कहीं पर आपके वर्ग में मैंने देखा था, या और कहीं भी मैंने देखा कि कुछ लोगों ने तिरस्कार का अपोजिट सत्कार दिया है, सॉरी, तिरस्कार का अपोजिट स्वीकार दिया है। स्वीकार नहीं है, स्वीकार का अपोजिट अस्वीकार है, और तिरस्कार का अपोजिट सत्कार है। तिरस्कार यानी आए हुए लोगों का अपमान करना, और सत्कार यानी आए हुए लोगों का मान करना। और स्वीकार यानी किसी चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ को न मानना, वो है उसका अपोजिट है अस्वीकार। इसीलिए कभी बच्चों ध्यान में रखिए, वर्क बुक में ये गलती मैंने देखी थी, तो इसको आप सुधारने की पूरी प्रयत्न कोशिश करिए कि स्वीकार का अपोजिट अस्वीकार है और तिरस्कार का अपोजिट सत्कार है। तो भले कुछ भी हो, पर मैं इस खेल को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरा कितना भी तिरस्कार क्यों न हो, अपमान कितना भी क्यों न हो। लेकिन मैं इसमें इतना बंध गया था, इतना मेरे को इससे मोह हुआ था, ये माया क्या चक्कर थी मुझे पता नहीं, कि मैं सब कुछ छोड़ सकता, लेकिन खेल को नहीं छोड़ सकता। और खेल खेलते समय कई घंटों बीत जाते, मुझे पता भी नहीं लगता था। अब देखिए भाई साहब कौन थे, उन्होंने क्यों डांटा, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति क्या थी। लेकिन आदत से मजबूर, अभी उनका लड़कपन नहीं गया, बचपना नहीं गया, उन्होंने जीवन का सही मायना नहीं पहचाना, इसीलिए वो खेल को छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी आप देखिए कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति प्यार था, सम्मान था। देखिए आगे, सालाना इम्तिहान हुआ। सालाना यानी, सालाना शब्द उर्दू शब्द है, यानी वार्षिक, ईयरली एग्जाम। इम्तिहान यानी परीक्षा, ये इम्तिहान भी उर्दू शब्द है। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, और वो भी प्रथम दर्जे में। देखिए क्या घटना घटी। वार्षिक परीक्षा हुई, रिजल्ट आया। जो इतना मुझे उपदेश देते थे, जो दिन रात किताबों में लगे रहते थे, पढ़ने के सिवाय उन्होंने और अन्य किसी में भी अपना मन नहीं लगाया। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे डांटने के लिए मेरी निगरानी में उन्होंने अपना समय जरूर बर्बाद किया, लेकिन बाकी अन्य समय में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। लेकिन यहाँ पासा पलट गया,
सोच नहीं सकते आप और हम कि रात दिन पढ़ने वाले बड़े भाई साहब क्या हो गए, फेल हो गए। और छोटा भाई जो कभी कभार 24 घंटे में उसने पढ़ाई के लिए कम से कम 4 या 5 घंटे भी नहीं रखे, पर वह फर्स्ट दर्जे में पास हो गया। फर्स्ट दर्जा यानी प्रथम श्रेणी में। देखिए कमाल की बात, मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब उनमें और मेरे में 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों ले लूँ, आड़े हाथे ले लूँ बोले तो अब मैं भाई साहब को बोल सकता हूँ, उनको सुना सकता हूँ। आप बोलते हैं ना तू पास नहीं होगा, तू ऐसा पढ़ेगा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या हुआ, आप इतना पढ़ रहे, आपने क्या पाया, और मैं इतना ही पढ़ता हूँ लेकिन मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया, ऐसा बोलूँ, ऐसा उनके मन में आया। लेकिन उनकी आत्मीयता, क्योंकि इस प्रसंग से आपको ये देखना है कि उनके मन में बड़े भाई के प्रति बहुत आदर था। इच्छा हो गई कि मैं भाई को बोलूं, लेकिन देखिए दूसरे पर उन्होंने क्या कहा, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई। सिर्फ मन में सोचा, प्रकट में नहीं बोला। आप दिन रात पढ़ते थे, इतना तप किया, उसका फल क्या मिला देखो। ऐसा उनको बोलूं ताकि ऐसा बोलने पर अब वो मुझे बोलना बंद कर देंगे। लेकिन बड़े भाई साहब भी ऐसे नहीं थे, भले ही फेल हो गए, लेकिन छोटे भाई को तो वो बार 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 पढ़ने के लिए टोकते रहते थे। तो देखिए इतनी बात मन में आई कि उनको घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनकी दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। देखिए नमक जले पर नमक छिड़कना, अब मैंने उनको देखा, कोई भी व्यक्ति, हम दूसरों को तो बोलते हैं लेकिन खुद के ऊपर ऐसी बीत गई, और इतना पढ़ने के बावजूद कोई खेल नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई कहीं जाना नहीं, कोई आना नहीं, सिर्फ पढ़ना और सोना और खाना, रात दिन उसमें लगे हुए थे। तो मैं उनको बताऊं कि अब ऐसा मैं बोलूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि जले पर नमक छिड़कना, यानी वो दुखी है पहले तो, क्योंकि हम दूसरों को बोलते हैं और हम उस काम में, उस कार्य में काबिल नहीं हुए तो हम ये नहीं कर सकते। इसीलिए उसने कहा कि जले पर नमक छिड़कना विचार लज्जास्पद है मेरे लिए, बड़ी शर्म की। कुछ भी हो, वो मेरे को बोलते हैं वो फेल हुए या नहीं हुए, पर ये बात मुझे छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई को बोलने के लिए हमारे लिए लज्जाप्रद है। यानी कर्तव्यों को बहुत समझता था, छोटे भाई अपना कर्तव्य को समझता था, बड़ा भाई अपने कर्तव्य को समझता था। तो देखिए यहाँ पर मन में विचार आने के बाद में भी छोटे भाई ने कहा कि अब मुझे मौका है भाई का मुंह बंद करने के लिए। लेकिन उसने सोचा कि मुझे छोटे को इस तरह से बड़े भाई को नहीं बोलना चाहिए, और वो पहले ही दुखी है, तो मेरा काम ऐसा मैं बोलूँगा तो जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, ये मेरे लिए लज्जास्पद काम है। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। मुझे इतना लगा कि आज के बाद से शायद अब ये रोज़ रोज़ का भाई साहब जो मुझे लेक्चर देते थे, भाषण देते थे, नसीहत देते थे, इनका शायद अब बंद हो जाएगा। तो इससे उनको क्या लगा कि मुझे अब कोई अभी यानी आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब भाई को बोलने को कि मैं क्या बोलूँ, किस मुँह से बोलूँ, मैं खुद तो पास नहीं हुआ और इसको कैसे बोलूँ, ये लज्जा से वो अब मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। चलो इस बात से तो मैं अपने आप बच गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे पढ़िए, आप सुनिए। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा, आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। 2-3 दिन तक तो उनका मुँह नहीं था। अब वो लगा कि पहले जैसा रोब रखते थे मेरे ऊपर, चल बैठ, चल पढ़, नहीं जाना, नहीं आना, लेकिन अब देख रहा हूँ कि भाई साहब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं कर रहे, और मैं खेल कूद में भी शरीक होने लगा। उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, दिल मजबूत था मेरा। अगर अब मुझे लगा कि अब भाई साहब अपने आप ही मुझे बोलना टोकना बंद कर दिए। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा,
आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। हाँ, इतना बात सोचे, फिर सोचते कि अगर उन्होंने मेरी फजीहत की, मुझे डांटा, मुझे पढ़ने के लिए बोला, मुझे खेलने के लिए रोका, तब मैं उनको जवाब दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर, खून जलाना भी मोहरा है, यानी खूब कड़ी मेहनत करना, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। क्या फल मिला आपको? तीर मारना भी मोहरा है। क्या मिला इसका आपको? क्या आपकी नैया पार हो गई? क्या आप उस दर्जे में पास हो गए? ऐसा मैं उनको बोलूँगा तो उनकी बोलती वापस बंद हो जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ मन की बातें सोच रहे, प्रकट में न छोटा भाई कभी बड़े भाई को कुछ नहीं बोलता है। ये भी आत्मीयता उनसे देखो, प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी के माध्यम से, कि छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति कैसा कर्तव्य होता है ये भी जानिए। वो सोचता है, हमारे ऊपर भी कोई बात आ गई तो हम भी सोचते हैं कि हम बोलेंगे। जैसे माँ बेटी को डांट सकती है, लेकिन बेटी माँ को डांटना ये स्वाभाविक नहीं है। सास बहू को बोल सकती है, लेकिन बहू अगर सास को बोले तो वो एक मतलब उसका सुयोग, यानी उसका अच्छी तरह से उसकी बात नहीं हो सकती, उसके योग्य नहीं होती है ये बात। भले ही वो सास अपनी बात में अपनी भूल को एहसास कर ले कि मैंने बहू को कहा डांटा, तो उससे और उसकी क्या बढ़ती है? आत्मसम्मान बढ़ता है। लेकिन छोटे लोगों को इस तरह से बड़े लोगों को डांटना स्वाभाविक नहीं होता है। इसी तरह से भाई साहब ने भी सिर्फ मन में सोचता था छोटा भाई, लेकिन प्रकट में वो भाई के सामने कुछ नहीं बोलता था। अब देखिए, मैं खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का आंतक मुझ पर नहीं रहा। आंतक यानी डर। अब उसने देखा कि अगर मुझे कुछ बोले तो मैं बता दूंगा उनको कि आपने इतना खून जलाकर दिन रात मेहनत करके कौन सा तीर मार लिया, क्या फल मिला आपको। तो अब उन्होंने बोलेंगे नहीं, और अगर कभी बोले भी तो मैं ऐसा, मेरा व्यवहार ऐसा हो रहा था, ऐसी हेकड़ी जता रहा था मैं कि हेकड़ी यानी शान, पर भी उनको लग गया कि अब मैं इस छोटे को बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा ये मेरे मुंह पर वापस चप्पट मारेगा, क्योंकि मैं फेल हो गया। तो इसी कारण से उन्होंने कभी 2-4 दिन कुछ भी नहीं बोला। तो भाई साहब ने मानो, हाँ, एक दिन जब मैं भोर का सामान, अब हाँ, भाई साहब ने मुझे भाप लिया। उसकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। भाप लिया यानी जान लिया। भाई साहब समझ गए कि अब थोड़े दिन इसको कुछ नहीं बोलना। सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन क्या हुआ, अब मैं सोचा मुझे पूरा फ्रीडम मिल गया, अब मुझे कोई ज़रूरत, भाई साहब का कोई डर नहीं है। और एक दिन जब मैं भोर यानी प्रभात, सवेरा, सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया। एक दिन की घटना, सवेरे को गया मैं गुल्ली डंडा खेलने, तो पूरा दिन खेला, भोजन के समय घर आया। तब भाई साहब का पावर देखते बना, ऐसे खड़े थे जैसे म्यान से तलवार निकालकर अभी मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे और ये कहेंगे कि इस साल तो पास हो गया, अव्वल आ गया, तेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब तू पास हो गया, इसका मतलब अपने आप को बहुत हेकड़ी बता रहा है, बहुत शान बता रहा है, ऐसे हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। क्या बोले पिताजी ने, सॉरी भाई ने, कि अरे भाईजान, तुमको कौन सा घमंड है, तुम पास हो गए, अव्वल आ गए, इसीलिए। ये किताबी कीड़े हैं। सही कि सच्चा ज्ञान तो अपने आप से होना चाहिए। और बड़े भाई ने अपना फर्ज कैसा निभाया, उसने कहा कि तुमको घमंड आ गया। सुनो, रावण का इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, जिसने चरित्र सुना उसका उपदेश लिया, क्योंकि रावण को घमंड था। उसके पास सोने की लंका थी, अनगिनत धन था, रानियां थी, पुत्र, घर, परिवार, लेकिन उसको घमंड था अपने रूप पर, और उसी रूप से अनुसार वो सीता को
हासिल करना चाहता था। क्या फल मिला उसको? वो सोचा कि सीता को मैं बहुत आसानी से अपनी पटरानी बना सकता हूँ, लेकिन उसका घमंड उसको कहाँ ला के पटका, आप लोगों को विदित है। देखते आप, हर साल उसका पुतला बनाकर जलाया जाता है। तो देखिए इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यो ही पढ़ गए? तुमने चरित्र सुना तो तुमको क्या सीखना है कि जीवन में हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए? घमंड। और तुमको इतना घमंड हो गया क्योंकि मैं हो गया फेल और तुम हो गए प्रथम दर्जे में पास। तो ये घमंड तुमको क्या करेगा? एक दिन नीचे लाएगा। रावण का उदाहरण देते हुए, रावण को घमंड हुआ, इसीलिए सोने की लंका में उसका विनाश हो गया। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। महज यानी सहज, ये तो बहुत आसान है। अभी तक तो आगे आने वाले इम्तिहान को पास करना यही बड़ी बात है। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। खाली किताबी कीड़े बनकर मत रहो। किताबों में पढ़े और आंसर बुक में लिख दिए। अपनी बुद्धि का भी विकास करो। आप सोचते होंगे, देखते होंगे उन लोगों को, आपके जो दादा पिताजी, उनकी बुद्धि को देखो और आपकी बुद्धि को देखो। आपको अगर हिसाब करने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे? कंप्यूटर की सहायता से, उस गूगल से, वो उससे आप करके फिर आप उसका उत्तर देते हैं। लेकिन उन जमाने के लोग जिन्होंने चौथी दर्जा, पाँचवीं दर्जा, सातवीं दर्जा तक पास किया है, वैसे लोग मुंह जबानी हिसाब कर लेते हैं। आपको कैलकुलेटर चाहिए, और उन लोगों को देखिए बिना कैलकुलेटर के, बिना कुछ उंगलियों पर गिने, वो आपको तुरंत आपका हिसाब बता देते हैं। तो देखिए ये तो बेटा कुछ भी नहीं है, ये इम्तिहान तो कुछ भी नहीं है। चीज़ है, असल चीज़ बुद्धि का विकास है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कर सकते। आज अब देखिए अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर, भारतीयों के ऊपर कितना अत्याचार किया। आखिर क्या हुआ? उसको भागना पड़ा है, नहीं पड़ा? ये है हमारे भारतीयों की बुद्धि। तो तुमको भी अपनी बुद्धि को चलाना। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महिप उसे कर देते थे। कर यानी लगान, टैक्स। और मही पहने राजा इतना महान था, सभी जगह से उसको लगान मिल रहा है। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, सारे भगवान उसके वश में थे। लेकिन एक घमंड उसका सब कुछ नाश कर दिया। तो इसी तरह से आप इस पाठ के माध्यम से अभी बड़े भाई और छोटे भाई के भाव को देखा। अब आगे आने वाले पाठ से हम लोग अभ्यास करेंगे। इससे चलते सभी को नमस्ते, धन्यवाद।